नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड लैब असिस्टेंट का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है, दैट मीन्स 5 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पेपर 1 के प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना आंसर मैच करें, और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो ये पैटर्न समझे कि किस प्रकार का प्रश्न जो है ये लैब असिस्टेंट में पूछा जा रहा है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं दोस्तों, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न ये है, पतरातू डैम जो है ये किस नदी पर ये बना हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोस्तों ये नलकारनी नदी पर बना हुआ जो पतरातू डैम है, और ये रामगढ़ ज़िले में ये स्थित है। और ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि जो रामगढ़ ज़िले में कौन सा डैम बना हुआ है। तो ये इसका पतरातू डैम जो है ये इसका करेक्ट आंसर था। तो ये देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो है प्रश्नों को घुमा फिरा के ये पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है। और ये जो पतरातू डैम है दोस्तों, ये रामगढ़ के पश्चिम की ओर ये 30 किलोमीटर की दूरी पे ये बना हुआ डैम है। और इसमें पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के लिए यहाँ पर पानी की आपूर्ति के लिए ये डैम बनाया गया है, और यहाँ पर जो है इससे बिजली की उत्पादन की जाती है, जो कि ये नलकारनी नदी पे ये बना हुआ एक डैम है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि रजरप्पा जो मंदिर है ये किन दो नदियों के संगम में ये बना हुआ है, जो रजरप्पा मंदिर है। तो ये दोस्तों ये जो भैरवी और दामोदर नदी का जो वहाँ पर मिलन होता है, वहीं पे ये रजरप्पा का मंदिर बना हुआ है, जो कि माँ छिन्नमस्तिका का वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो ये ध्यान में रखें। इस भैरवी नदी को भेड़ा नदी भी बोला जाता है, तो इससे कन्फ्यूजन में ना रहें कि भेड़ा नदी या फिर भैरवी नदी ये अलग अलग नदी नहीं है, ये दोनों सेम ही नदी है। और ये भेड़ा नदी और दामोदर नदी के बीच में बसा हुआ जो ये मंदिर है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, हूल दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो दोस्तों हूल दिवस जो है ये 30 जून को ये मनाया जाता है, हूल दिवस। और ये है दोस्तों जो हमारे झारखंड राज्य के जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, उनके बलिदान की याद में ये दिवस जो है ये मनाया जाता है। प्रत्येक साल 30 जून को पूरे देश भर में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, ये आपको दिख रहा होगा हूल दिवस का जो ये फोटो है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत ये किया गया था। तो ये दोस्तों ये बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो है ये हमारा झारखंड राज्य ये अलग हुआ था। हालांकि इसका मैं वीडियो पूरे अच्छे से ये बता चुका हूँ, जो पिछले मैंने वीडियो बनाया हुआ है झारखंड जीएस में, या फिर कोई एक एनालिसिस होगा उसमें मैंने ये डाला हुआ है कि कैसे कैसे किन किन विभिन्न स्टेजों से जो है ये अधिनियम ये पास हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखें। जिस टाइम हमारा झारखंड अलग हो रहा था उस टाइम बिहार का जो मुख्यमंत्री था ये राबड़ी देवी बिहार के उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, और सेंटर में अगर देखा जाए प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले ही ये बता दिए हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में दोस्तों टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जिन लोगों को देखा जाए तो ये कुल 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें से जो होता है 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोजोम होते हैं। ये लिंग को निर्धारित नहीं करता है। बाकी एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है जिसको एलोजोम कहा जाता है, यही जो है लिंग का निर्धारण करता है कि या फिर लड़का जो पैदा होगा या फिर जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो दोस्तों ये लड़का या फिर लड़की ये डिसाइड करने का जो ये है ये मेल में ये होता है, ये फीमेल में नहीं होता है। तो ये भी ध्यान में रखें। जो मेल का जो क्रोमोजोम होता है XY, उसी में ये डिसाइड होता है कि आने वाला बच्चा जो है वो या फिर लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो ये अगर Y रहा तो वो मेल होगा, और अगर X रहा तो वो फीमेल होगा। तो ये ध्यान में रखें। जो एक पेयर जो होता है यही डिसाइड करता है जेंडर को, और जो 22 पेयर होते हैं वो सभी ऑटोजोम होते हैं, ये डिसाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये पूछा गया था। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए तो ये 46 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इथेनॉल का। इसमें देख सकते हैं जो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है ये C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ
ऑक्सीजन। तो इसमें अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 2 × 12 + 6 × 1 + 1 × 16, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 46 आएगा आंसर, और यही इसका करेक्ट आंसर है ये, और ये केमिस्ट्री से ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला ये स्थित है, जो कि झारखंड ज्योग्राफी से ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो बोकारो जो जिला है ये रामगढ़ के उत्तर पूर्व में ये स्थित एक जिला है। इसको चलिए मैप में देख लेते हैं ताकि ये क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। कई बार जो है ये हजारीबाग भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों ये रामगढ़। अगर इसको अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इस तरह करके तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि हजारीबाग जो है ये नॉर्थ साइड में ये सिचुएटेड है, और ये जो बोकारो इधर दिख रहा है ये है उत्तर पूर्वी साइड, जिसको बोलते हैं इधर है पूर्व दिशा और इधर उत्तर दिशा। तो इसके बीच में जो होगा वही होगा उत्तर पूर्वी साइड में, तो इसका बोकारो ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखें। अब इसमें और भी चीज़ें जान लेते हैं कि कौन कौन जो स्टेट से हमारा जो ज़िला जो है कितने ज़िले जो टच करते हैं, वो सभी चीज़ों को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पहले जान लेते हैं कि बिहार से कौन कौन से ज़िले हमारे राज्य के ये टच करते हैं। तो पहला देखा जाए तो ये गढ़वा, उसके बाद पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और ये साहेबगंज। ये जो टोटल ये ज़िले हैं जो कि बिहार राज्य से ये टच करते हैं। और यूपी से अगर देखा जाए तो ये केवल एक ज़िला है जो कि गढ़वा ज़िला जो है ये यूपी से टच करता है, और ये एकमात्र ज़िला गढ़वा है जो कि 3 स्टेट से ये बॉर्डर शेयर करता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये एक बिहार से टच करता है, दूसरा उत्तर प्रदेश से, और तीसरा छत्तीसगढ़ से ये टच करता है। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ से हमारे कौन कौन से ज़िले टच करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गढ़वा, उसके बाद आता है लातेहार, उसके बाद गुमला, उसके बाद आ जाता है सिमडेगा। तो ये टोटल 4 जो ज़िले हैं जो कि छत्तीसगढ़ को छूते हैं। अब जानते हैं कि उड़ीसा को कौन कौन से ज़िले ये टच करते हैं हमारे राज्य के। तो इसमें देखा जाएगा तो ये सिमडेगा है, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ये भी टोटल 4 ज़िले जो हैं ये उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल के साथ कितने जो ज़िले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। ये टोटल जो ज़िले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये रहा दोस्तों झारखंड का जो ज्योग्राफी, जो कि कौन कौन से स्टेट के साथ हमारे कितने ज़िले जो है वो टच करते हैं, और यहाँ से प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूंघने की क्षमता किस अंग में होती है हमारे शरीर में। तो जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं जो दोस्तों हमारे इस बॉडी के, उसमें सूंघने की क्षमता होती है। विभिन्न जो डिफरेंट के जो गंध होते हैं उन सभी को पहचानने की क्षमता जो है ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन में होता है, जो कि ये हमारे नाक से जो ऊपरी हिस्सा में ये होते हैं जिसको ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बोला जाता है। और इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं, ऑल्फैक्टरी प्लेट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, जिसके थ्रू ये हम लोग को गंध का पता चलता है। और ये है नोजल कैविटी, जहाँ पर जाके एयर घुसता है, उसके बाद इसी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट ऑल्फैक्टरी नर्व से जो है वो गंध का पता चल जाता है कि कौन सा गंध कैसा सेंट दे रहा है, कैसा स्मेल कर रहा है, कुछ अच्छा गंध होता है, कुछ ख़राब गंध होता है। उन सभी चीज़ों का इसी में ये पता चलता है। तो ये ध्यान में रखें, ये पूरी एक ऑल्फैक्टरी सिस्टम होती है जिसके तहत जो है हमारा शरीर वो विभिन्न गंधों को वो पहचान लेता है। अब अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों, 1978 से लेकर 1980 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, ये पूछा गया था। हालांकि ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, क्योंकि ये 2 साल के लिए ये चली थी, जो कि ये मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे उनके द्वारा ये लाया गया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था उसको हटा के ये लाया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिसको कह सकते हैं, या फिर इसको रोलिंग प्लान भी इसको कह सकते हैं, जो कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे उनके द्वारा ये लाया गया था, जो कि ये जनता पार्टी सरकार से ये बिलोंग करते हैं। हालांकि बाद में इसको 1980 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सरकार के द्वारा, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरकार के द्वारा ये खारिज कर दिया गया था इस
पंचवर्षीय योजना को जो 1978 से लेके 1980 के बीच में चला था, उसके बाद दूसरा पंचवर्षीय योजना लाया गया, मतलब छठी पंचवर्षीय योजना को ही लाया गया, जो कि 1980 से लेके 1985 तक ये चला था। और ये दोस्तों ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये लाया गया था, तो ये ध्यान में रखें। अब ये जो रोलिंग प्लान है दोस्तों, ये डीटी लकड़ावाला के द्वारा ये लागू कराने का श्रेय इनको जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको अगर रोलिंग प्लान अगर दिखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर ये रोलिंग प्लान ही होगा, छठी पंचवर्षीय योजना नहीं होगा। और अगर रोलिंग प्लान नहीं होगा, छठी पंचवर्षीय योजना होगा, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना को आप टिक कर सकते हैं और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये मैंने जितने भी पंचवर्षीय योजना है ये पिछले का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था उसमें मैं ये डाला हुआ हूँ। मैंने इसमें दोस्तों इसमें जो है ये जितने भी एनालिसिस मैं डाल रहा हूँ उसमें क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर रहता है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें रहते हैं उन सभी चीज़ों को मैं डाल देता हूँ, ताकि जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये काफ़ी जो है ये प्रश्न देखने को ही मिलते हैं। ये प्रश्न जो है ये मैंने ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1978 से लेकर 1980। हालांकि पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो छठी सातवीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक वो चला था। और ये दोस्तों ये स्लाइड मैंने उसमें डाला हुआ था, जो कि मैंने ये फिर से वही स्लाइड मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। हालांकि मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये लाया गया था। और ये पंचवर्षीय योजना जो है ये यूएसएसआर, जब जो उस टाइम यूएसएसआर कहलाता था, अभी रसिया कहलाता है, वहाँ का प्लान को ये कॉपी करके यहाँ पर लाया गया था। मतलब वहाँ पर इसी तरह का पंचवर्षीय योजना वहाँ की सरकार के द्वारा वो चलाई जा रही थी, जो कि ये वहाँ से इंस्पायर होकर हमारे देश में ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये पहली पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो ये 1951 से लेकर 1956 तक ये चला था, जिसमें मेन फोकस किया गया था कृषि, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में ये फोकस किया गया था। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो ये 1956 से लेकर 1961 तक ये चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक, चौथी 1969 से लेकर 1974 तक, और पाँचवीं 1974 से लेकर 1978 तक ही होगा, क्योंकि 78 के बाद 1980 तक जो है ये रोलिंग प्लान या फिर जिसको छठी पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को हटा के ये मोरारजी सरकार के द्वारा ये लाया गया था। हालांकि बाद में फिर इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो उस टाइम फिर से उसको हटा के ये छठी पंचवर्षीय योजना लाया गया, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक ये चला था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चला था। और यही पिछले एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, जो कि शायद 30 जुलाई वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक। हालांकि इसको बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया था और इसके जगह नीति आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ये लाया गया है, जो कि ये अब काम कर रहा है। और इसको 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग को लाया गया था और तब से ये पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पानी सिर से ऊपर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा सहनशीलता खत्म होना। इसका अर्थ होगा मतलब किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है सहन करने की, उसकी सहनशीलता खत्म होना, यही होगा पानी सर से ऊपर जाना, मतलब अब और भी ज़्यादा सहन ना करने सकना। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को और किन नामों से जाना जाता है? ये पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ और होगा जो कि पूछा गया था, लेकिन हमको जो मैं ये क्वेश्चन अपने से रिलेट करके ये मैं डाला हुआ हूँ। तो इसको जो है दोस्तों नेताजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो नेताजी का टाइटल है दोस्तों, ये जर्मन के जो तानाशाह थे जिनको एडल्फ हिटलर बोला जाता था, उनके द्वारा ये पहली बार नेताजी कह के सुभाष चंद्र बोस को पुकारा गया था। उसके बाद से इनको नेताजी ही कहा जाने लगा। और इनके द्वारा दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। तब से महात्मा गांधी जी को भी राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। और इनका एक प्रमुख नारा था, मुख्य नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। मतलब ये अपने जनता जो यहाँ के जो लोग थे उन सभी से बोल रहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब एक बार आप लोग संघर्ष करो अंग्रेज़ों के खिलाफ और उसके बाद हम लोग की आज़ादी मिल जाएगी। मतलब ये डायरेक्ट जो है ये एक्शन पे उतरना चाहते थे, डायरेक्ट
अंग्रेज़ों को मार के भगाना चाहते थे। और महात्मा गांधी का सोच क्या था कि वो शांति से आज़ादी चाहते थे। महात्मा गांधी मतलब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी का जो सोच था वो काफ़ी डिफरेंट था दोनों का। मतलब अगर देखा जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टाइप का इन दोनों का सोच था। इसीलिए जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 टाइम अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन जो सेकेंड टाइम चुने गए थे उस टाइम जो है महात्मा गांधी के विरोध पर ही उनके द्वारा जो है वो उसमें रिजाइन कर दिया गया था और छोड़ दिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि अपने अपने मत पे ये डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा खनिज किस घाटी क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये दोस्तों दामोदर घाटी क्षेत्र जो है हमारे झारखंड का, इसमें सबसे ज़्यादा खनिज ये पाया जाता है, जो कि ये हमारे झारखंड को खनिजों का भंडार भी इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये जो लोहरदगा जिला जो है दोस्तों ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और अगर सबसे अधिक अगर देखा जाए तो ये रांची सबसे अधिक आबादी वाला जिला है 2011 जनगणना के अनुसार। अगर 2011 जनगणना के अनुसार देखा जाए तो हमारे झारखंड की कुल जनसंख्या है दोस्तों ये 3.3 करोड़ ये टोटल जनसंख्या हमारे झारखंड की है। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या जो है भारत का 2.72% ये हमारा झारखंड का जनसंख्या पूरे वर्ल्ड ओवर भारत का अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो ये 3,29,88,134 टोटल जनसंख्या हमारे झारखंड की, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या देखा जाए तो ये 1,69,30,315 है, जबकि महिलाओं का देखा जाए तो ये 1,60,57,819 थी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है। और अगर इसमें देखा जाए जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो ये 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ये 2011 के जनगणना के अनुसार था। और उससे पहले अगर देखा जाए 1961 में अगर देखा जाए तो ये 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व उस टाइम थी। बाद में बढ़कर ये 414 व्यक्ति हो गई थी। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे उच्च घनत्व वाले जो शहर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये धनबाद सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या घनत्व वाला शहर है। दूसरा साहिबगंज, तीसरा बोकारो, चौथा रामगढ़ और पाँचवा में देखा जाए तो ये सिंहभूम है। नेक्स्ट है दोस्तों कम घनत्व वाले जो शहर हैं, इसमें सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी ये सभी जो है ये कम जनसंख्या घनत्व वाले ये शहर हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों इतनी सारी पॉइंट मैंने इसमें बता दिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट हैं। आने वाले एग्जामों में हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के लोगों का मुख्य पेशा ये क्या है। तो दोस्तों झारखंड के लोगों का मुख्य पेशा खेती, जिसको कृषि भी बोला जाता है। हालांकि झारखंड राज्य की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों इसका मुख्य आधार खनिज संसाधन है, जो कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद जो है यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा है ये खेती है। तो ये सोचने वाली विषय है कि इन सभी क्षेत्रों में ये किनका मतलब दबदबा अभी कायम है, जो कि ये भारत के 40% खनिज का भंडार जो है ये हमारा राज्य झारखंड में पाया जाता है। फिर भी हमारा राज्य 23 सालों के अलग होने के बावजूद अभी तक जो है डेवलपमेंट की राह पे ये नहीं पहुंचा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पिछड़े राज्यों के मतलब उसमें काउंट होता है, पिछड़े राज्यों के कैटेगरी में। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, ये पूछा गया था। तो इसका विलोम शब्द होगा विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण। इसको अगर शॉर्ट भाषा में अगर समझा जाए, अगर कोई छोड़िए उस सब। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है। तो ये दोस्तों झरिया कोयला क्षेत्र जो कि धनबाद में सिचुएटेड है, यहीं पर झारखंड का सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पर पाया जाता है। जो कि अगर देखा जाए हमारे झारखंड राज्य जो है ये कोयले उत्पादन की दृष्टि से ये चौथे स्थान पे आता है पूरे देश में। और इसमें पहले स्थान पे देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा आता है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखें। ये हमारा देश जो है हमारा राज्य जो है ये पूरे देश में ये चौथे स्थान पे है, मतलब
सबसे ज़्यादा चौथे मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए उत्पादन की दृष्टि से ये चौथे स्थान पे है। उसके पहले जो है और भी 3 राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि ये रीजनिंग का प्रश्न है, कुछ इस प्रकार पूछा गया था जिसमें 181, 64 उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था 36, 25 इस प्रकार का ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर से ये बढ़ते जा रहा है। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, उसके बाद यहाँ पर है 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, उसके बाद यहाँ पर है 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, तो यहाँ पर क्या होगा 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 49। तो ये था दोस्तों जो आज के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें जो प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी का ये जो है करेक्ट आंसर जो मैंने इसमें बता दिया है। तो इस चैनल में दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी, जिसमें से झारखंड पीजीटी और लेवल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है इसमें टोटल 10 मॉडल सेट ये मैंने करवाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी जो प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो इसे पूरा देखें, जो लोग नहीं अभी तक देखे हुए हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो लोग का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उन सभी के लिए। और इसमें दोस्तों झारखंड जीके जीएस के यहाँ पर ये सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एजीटी पूछे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में, और इसमें वीकली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा और भी कई अच्छे वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बने रहें।